हेलो एंड वेलकम टू ऑफ एयर ओरिजिनल्स। एक बार फिर अपनी ओरिजिनल एको की तलाश में आ गए हैं हम। आज जो मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं उनको मैं पिछले 12-13 साल पहले मिली थी और उसके बाद मैं आज मिल रही हूँ, लेकिन आज मिलकर ऐसा लगा नहीं कि इतना लंबा वक्त गुजर गया है हमारी मुलाकात में। स्कॉलर हैं, टीचर हैं, मीडिया क्रिटिक हैं, ऑथर हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने रेडियो मिर्ची और रेडियो सिटी की भाषा पर एमफिल की हुई है। यहाँ तक कि इनके कॉलीग्स इनको बाजा वाला बुलाया करते थे। प्लीज़ वेलकम विनीत कुमार। बहुत शुक्रिया सिमरन। और आपने जिस 10-12 साल पहले वाली बात की, तो रेडियो सिटी में मैंने बहुत अप्रोच किया कि आपसे बात हो सके, लेकिन उस समय सिमरन से बात करना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा लगा। सिटी की टोपी रोज़ सुबह सुना करते थे हम। लेकिन एक बात थी खूबसूरत, बहुत इत्तेफाक हुआ कि आप आईआईसी में आई हुई थी किसी बुक लॉन्च में, और फिर मैंने एकदम से ख़त्म होते ही आपको आपके पीछे गया और एकदम जल्दी जल्दी बताना शुरू किया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। आप रुक गई और 10-15 मिनट बहुत आराम से आपने बात की कि कैसे रेडियो की भाषा इस्तेमाल होती है, क्या क्या चीज़ें हम उसमें शामिल कर रहे हैं। और एक वाक्य मुझे याद रह गया कि बहुत सारे शब्दों को हम कैसे एम्पलीफाई करते हैं। यस। और वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई थी भाषाओं पर काम करने की। 400-500 टेप्स हैं आपके पास। रेडियो मिर्ची और रेडियो सिटी के पंडित हो गए हैं आप इस जमाने के। और आप यकीन कीजिए, मैंने सुबह 6 बजे सुनना शुरू किया। वो रक्षाबंधन के आसपास का समय था जिसमें गुलजार का जन्मदिन भी आता है। और मैंने छुट्टी का दिन 6 बजे सुबह सुनना शुरू किया और अगले दिन 6 बजे सुबह तक सुना और लगा कि मैं कोई जम्मू तवी से कन्याकुमारी से जम्मू तवी की कोई मैंने एक ट्रेन पकड़ ली है। और 24 घंटे मैंने 2-2, 3-3 राउंड अलग अलग चैनलों को सुना। और मुझे जो अनुभव हुआ वो ये कि हम बहुत आराम से कह देते हैं कि एफएम की भाषा ऐसी है वैसी है, लेकिन 24 घंटे में उसकी भाषा 5-6 बार बदलती है। जैसे हमारे कपड़े पोशाक बदलते हैं, ब्रेकफास्ट का खाना अलग, लंच अलग, डिनर होता है, उसी तरह उसकी भाषा है। तो एफएम की कोई एक भाषा मुझे नहीं लगी 24 घंटे। रेडियो से कमिंग ऑन टू सोशल मीडिया, आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? क्योंकि मेरे ख्याल से अब वही भाषा और एम्पलीफाई हो गई है अगर हम सोशल मीडिया की बात करें। बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं ऑन एयर थी तो कई मुझे हेट कॉल्स आते थे। लोग बुरा भला कहते थे कि ना आप हिंदी ठीक से बोलती हैं, ना इंग्लिश ठीक से बोलती हैं। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर वही चीज़ वायरल हो जाती है, ट्रेंड कर जाती है। तो ये भाषा की एल्गोरिदम क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर यदि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है सिमरन, तो लोग आपसे ये भी कहेंगे कि सिमरन बाकी सब तो ठीक है, लेकिन 1 साल में आपने एक भी गाली नहीं दी और अभी तक आप बनी हुई कैसी हैं, आपको क्यों लोग पढ़ रहे हैं। तो लोगों को बहुत पसंद आया एफएम रेडियो में। आपको थ्रेट आते होंगे, लेकिन लाखों लोगों ने सुना भी है। और रेडियो एज ए मीडियम जो रिवाइव हुआ, उसमें एफएम रेडियो और उसकी भाषा की तो एक बड़ी भूमिका है ही। लेकिन जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो वो एक ऐसा चौराहा है जिसमें सब कुछ सब ढंग से लोग बोल रहे हैं और लग रहा है कि कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि सब एक जगह पर हैं। जबकि उसमें जो फीलिंग्स एंड इमोशंस वाला जो एलिमेंट है कि हम चीज़ों को पढ़ करके सुन के महसूस करें, वो बहुत पीछे चला गया। कम से कम एफएम रेडियो में ऐसा नहीं था। एफएम रेडियो की भाषा की शिकायत इस बात पर हो सकती है कि इसमें अंग्रेजी आ गई, हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें एहसास महसूस करने की चीज़ें नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है चीज़ें। तो जैसे आपकी जो किताबें आपने लिखी हैं, आई थिंक वो किताबें नहीं, दैट इज़ मोर लाइक अ नैरेटिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। अब चाहे वो मंडी में मीडिया हो या फिर वो आपने इश्क कोई न्यूज़ नहीं, इश्क कोई न्यूज़ नहीं। व्हाट वाज इश्क कोई न्यूज़ नहीं? ये कोई 2009-10 की बात थी और मैं पीएचडी कर रहा था। और उन दिनों एनडीटीवी पर रवीश प्राइम टाइम का शो किया करते थे और उन्होंने, और मैंने आपको कई बार रवीश के साथ देखा है एनडीटीवी में। यू वर हिज फेवरेट गेस्ट। आई एम टेलिंग यू। तो 10-11 साल मैं पैनलिस्ट रहा उस शो का एज ए मीडिया क्रिटिक। तो रवीश ने ही उसको शुरू किया था फेसबुक पर, और वो उन्होंने लपरेक नाम से, लघु प्रेम कथा नाम से कहानियाँ लिखनी शुरू की। और उसमें 90s का नॉस्टैल्जिया था, जिसमें ये था कि शहर है, डीटीसी की बसें हैं, पास से आ रहे हैं जा रहे हैं, किताबों में फूल रखे जा रहे हैं और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें कैसे छूती है कि डीटीसी पर बैठ गए, बगल में कोई लड़की बैठ गई तो थोड़ा सा आगे हो गए कि बाकी लोग कुछ और ना समझे। लेकिन ये कहानियाँ जब उन्होंने लिखी तो हमने भी एक कहानी लिखनी शुरू की। मेरी कहानी
कहानी और रवीश की कहानी में अंतर ये था कि रवीश की शिकायत थी कि ये शहर इतना पीछा क्यों करता है, ये शहर सीसीटीवी कैमरे की तरफ हमेशा क्यों हमारे पीछे होता है। मेरी कहानियों में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई मकान मालकिन की बंदिश नहीं है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, बावजूद इसके वो वार्मथ नहीं है, वो गर्माहट नहीं है, रिश्तों में गर्माहट नहीं है। हाँ। तो और रवीश का ये था कि अगर मकान मालिक मान जाता है, मम्मी पापा मान जाते हैं, कैमरे हट जाते हैं तो सब अच्छा हो जाएगा। मेरी कहानियों में सब कुछ है, मम्मी पापा भी नहीं है, मकान मालिक भी मान गया, सीसीटीवी कैमरे भी नहीं, लेकिन वार्मथ चला गया और सारी कहानियाँ उस पर लिखी। इसे लोगों ने बहुत सराहा। हाँ। मैंने तो कहानियाँ इसलिए लिखी थी कि मुझे इश्क हो गया था दिल्ली शहर से। वाह, और वाह। मेरी किताब की पहली लाइन है, दिल्ली मेरी पहली गर्लफ्रेंड है। वाह। और मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने हजारों लोगों के बीच में रहते हुए देखा, हॉस्टल में भी मैं रहा हूँ DU के, हर दूसरी बात पर इस शहर को लोग कोसते थे। सारे सपने, सारी मुरादें, सारी आमदनी, सब तरह की सुविधाएं आपको इस शहर से मिल रहा है, आप सपने लेकर आए हो, पूरे हुए हैं, और फिर आप इस शहर को कोसते हो, कभी पॉल्यूशन के नाम पर, कभी ट्रैफिक के नाम पर। तो ये चीज़ मुझे बहुत चुभती थी और इसलिए मैंने इस किताब में एक तरह से दिल्ली को अपने सिरे से, मैंने कैसे इश्क करें, इस शहर से कैसे इश्क हो सकता है किसी का, हाँ। ये कहानियाँ बताती हैं। विनीत, मैं ये जानना चाहती हूँ, एक जगह तो आप बहुत सटायरिकल हो जाते हैं, कहीं कहीं पर आप बहुत सीरियस हो जाते हैं, कहीं कहीं पर आप इंफॉर्मेशन का एक इतना बड़ा भंडार होते हैं। अगर एक शब्द में आपको डिस्क्राइब करें तो कैसे डिस्क्राइब करें? हमारी ज़िंदगी लीनियर नहीं है, किसी भी इंसान की ज़िंदगी नहीं है। एक इंसान कई भूमिकाओं में होता है। वो हाँ। किसी का पिता है, किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी का दोस्त है, किसी का वो बेटा है। तो जब हमारी ज़िंदगी बुनियादी तौर पर एक भूमिका में नहीं है, तो हमारी भाषा या हमारा अंदाज़ या हमारा कंटेंट एक तरह का कैसे हो सकता है? आप कह सकते हैं कि कुछ बातें हैं जो हम पेशे के कारण उस तरह से करते हैं। जैसे मैं अगर मीडिया पर बात कर रहा हूँ तो मुझे सीरियस होना होता है, क्योंकि मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो हमारे या लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चल रही है, तो हमें सीरियसली बात करनी होगी। सटायर, व्यंग ये है कि सीधे सीधे कई बार हम नहीं कह पाते हैं, तो एक तरीका है, और ये हम आज से नहीं, हमारे पूरे कॉलोनियल एरा से हम देखते हैं, बात करने का एक तरीका है। और हंसी मजाक, थोड़ा लाइट नोट पे चीज़ों को रखना, ये करेंगे नहीं तो फिर कहाँ लेकर जाएंगे इतनी भारी भारी चीज़ें। आपने एक बहुत सीरियस टाइप की और बहुत गहन रिसर्च की है on the political ads which were played on FM radio 2013-14-15 जब पूरी सरकार पलट गई। So how have you analyzed that? What worked and what did not work? ये 2014-15 की बात है, और हाँ। 2014-15 के ही जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट आए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के FM रेडियो पर, उस दौरान मुझे ये लगा कि FM रेडियो एक अघोषित तौर पर इन अनअनाउंस्ड वे जो एक अपनी भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी बनाई हुई है, उससे वो अलग हो रहा है। अलग ये हो रहा है कि मैंने 10 साल लगभग सुना FM रेडियो को, तो उसमें आसान भाषा के नाम पर जो है वो इंग्लिश का प्रयोग कर रहे थे, या कोई शब्द जो है, मैं इसलिए अग्नि की जगह आग ऑब्वियसली इस्तेमाल करेंगे, जल की जगह पानी, और उस पर बहुत तरह प्रैंक भी बनाते थे। लेकिन मैंने देखा कि जब एक बार पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट आने शुरू हुए तो उनकी अपनी भी भाषा बदलनी शुरू हुई है, और उनका दावा था कि ऐसी कठिन हिंदी कौन सुनता है। लेकिन पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट में तो बिल्कुल एकदम संस्कृत निष्ठ हिंदी, या बहुत ऐसी हिंदी जिसमें अंग्रेजी की कोई मिलावट बहुत ही नहीं है, सपाट हिंदी थी, कहीं पर कोई मिलावट नहीं हिंदी में। वो हिंदी आ रही थी। तो मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। मैंने एक पेपर ही लिखा था और एक सेमिनार में उसे पढ़ रहा था, और बाद में फिर सोयास की प्रोफेसर फ्रांचेस्का और सेनी ने मुझे कहा कि आप इंग्लिश हमारा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के तहत इस पर आप काम करना चाहेंगे, और मुझे अच्छा लगा, और मैंने फिर पूरा काम अपने उस इंग्लिश और पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट की भाषा पर की, जो कि बाद में एक इंग्लिश लाइव नाम से रविकांत जो प्रोफेसर हैं और फ्रांचेस्का और सैनी दोनों ने एडिट की, और उसमें कुछ पॉलिटिकल हो जाए टाइटल से वो किताब कुछ पॉलिटिकल हो जाए। हाँ, वाओ, जी, दैट्स अमेजिंग। आजकल आप कौन सी किताब लिख रहे हैं? मैं एक किताब लिख रहा हूँ, बैचलर्स किचन। ओके। किताब बैचलर्स किचन मैंने आज से 11-12 साल पहले एक हैशटैग के तौर पर शुरू किया था फेसबुक पर, और उसमें कहानी ये थी कि आमतौर पर जो हॉस्टलर होते हैं, सिंगल होते हैं, उनको खाने पीने को लेकर के एक बड़ी स्टीरियोटाइप की इमेज लोगों में होती है कि इसको कुछ भी दिया जा सकता है, कभी भी दिया जा सकता है, कितने भी दिन का पुराना खाना दिया जा सकता है। लेकिन जब मैं अपने 1 BHK मयूर विहार के फ्लैट में आया तो मैंने हैशटैग शुरू किया बैचलर्स किचन, और जो चीज़ें मैं बनाता था उसे अपलोड करना शुरू किया, और धीरे धीरे मुझे लगा कि एक हमारी पूरी यात्रा है,
और इसका असर ये हुआ कि जो जर्नलिज्म मास कॉम के अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले लोग होते थे बहुत डिप्रेस होते थे कि उन्हें बनारस जाना है, ट्रेन की टिकट नहीं मिली है, जोधपुर जाना है, उनको टिकट नहीं मिली है, बड़े रोते थे कि हाँ दिवाली के दिन मैं मतलब उदास से हूँ। मैं कहता था कि अमूल का 1/2 लीटर लाओ और उसके बाद तुम ये करो। कोई देख रहे खीर बना रहा है, कोई गट्टे की सब्जी बना रहा है, तो उन्होंने अपना एक सेल्फ सेलिब्रेशन शुरू किया कि घर नहीं भी जा पा रहे हैं तो हम सिर्फ खाने पीने के नाम पर इस फेस्टिवल वाले पूरे माहौल में जो है वो उदास नहीं हो सकते, एंजॉय कर सकते। तो मैं ये किताब बैचलर्स किचन जो कुछ महीने बाद आ जाएगी, ये तब से है, इसकी यात्रा तब से शुरू होती है जब मैं अपनी माँ के किचन में ही स्टडी टेबल लगा दिया था, क्योंकि मुझे माँ के आसपास रहना अच्छा लगता था। तो मैंने किचन टेबल लगा दिया था। और वहीं कहाँ रहते थे आप? मेरा घर जमशेदपुर है, झारखंड ये हमारा शहर है। मेरी माँ जमशेदपुर में रहती थी और मैं पहले सेंट जेवियर्स रांची, फिर हिंदू कॉलेज में आकर पढ़ाई की, तो मैं उनके साथ रहता था और मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पर था, मैं एक ऑडियंस के तौर पर सिर्फ देखता था और जो उसकी गंध है, जो फ्रेगनेंस, अलग अलग खुशबू आती थी, रसोई की खुशबू, रसोई की थोड़ी सी यादें और चलने वाले जो एक्टिविटीज़ वो देखता था। और मैंने जब खाना बनाना शुरू किया तब मुझे प्याज भी छीलना नहीं आता था और अब मैं लगभग हर तरह की चीज़ें बना लेता हूँ। हाँ, मैं फोटो देखती रहती हूँ फेसबुक पर, एक से एक व्यंजन, लेकिन आज तक आपने मुझे खाने पे नहीं बुलाया है। ये मलाल मुझे हमेशा रहेगा। ये किताब जब आती है तो हम ज़रूर चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम सब मिलें बैचलर्स किचन में। तो ये बात मैं इसलिए यहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ सिमरन, कि देखने से सिर्फ आप कैसे कोई चीज़ सीख जाते हैं। लोग YouTube पर देखकर खाना बनाते हैं, मैंने सिर्फ बचपन में माँ को बनाते हुए देखा था और उसके आधार पर बहुत चीज़ें मैंने बनानी शुरू की है। तो ये किताब लगभग 20-22 साल की मेरी जो कुकिंग एक्सपीरियंस और जर्नी है उस पर एक किताब है। तो वही मैंने शुरू में सबको बताया था ना कि एक मल्टी लेयर्ड पर्सनालिटी है, मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी। यूजुअली ये कहा जाता है कि आजकल जो जेनजी है ना, वो हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी भाषा अजीब हो गई है। हम रोज़ अजीबोगरीब शब्द देखते हैं जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो ज़्यादातर इंग्लिश के होते हैं। लेकिन आप पढ़ाते भी हैं और आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हिंदी में भी लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, मीडिया कर रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ये बात कहाँ तक सच है कि लोग हिंदी बोल नहीं रहे हैं? ये जेनजी क्या बोल रही है फिर? हम जब जेनजी बोल रहे हैं तो लग रहा है कॉमन नॉन है और उसमें सब एक तरह से, ऐसा है नहीं। इसकी बहुत अलग अलग कैटेगरी है। मैं 2 तरह के जेनजी से मिल रहा हूँ, एक जिसको ना हिंदी आती है ठीक से, ना अंग्रेजी आती है और वो इंग्लिश बोलती है। कुछ वाक्य अंग्रेजी बोलते हैं तो लगता है कि चलो अब इनसे अंग्रेजी में बात की जाए, फिर वो हिंदी की तरफ स्विच कर जाते हैं और फिर मिला जुला कर एक खिचड़ी भाषा है जिससे कि काम चल जाए हमारा। दूसरी तरह की वो लोग हैं, उसी जेनजी के लोग हैं, जिसमें मैं अगर 2 वाक्य बोलता हूँ उसमें 4 अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं। वो कहते हैं कि सर आप तो हिंदी पत्रकारिता करके आए हो, आप तो हिंदी मीडिया पर लिखते हो, बोलते हो, आप इसमें अंग्रेजी के ज़बरदस्ती शब्द क्यों लगा रहे हो? यानी उस समय वो क्रॉस चेक कर रहे होते हैं, मॉडरेट कर रहे होते हैं। तीसरी तरह के वो जेनजी हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं तो उनके दिमाग में शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ वाली अंग्रेजी है। और चौथी तरह की जो जेनजी है उनको डे 1 से या तो रेडियो जॉकी बनना है या फिर वीजे बनना है या इन्फ्लुएंसर बनना है। और इन्फ्लुएंसर की कोई भाषा नहीं होती है, इन्फ्लुएंसर की एक ऐसी भाषा होती है जो लाइक्स, हिट्स, शेयर में कन्वर्ट हो सके, है ना? तो आप किसको जेनजी की कैटेगरी में रख रहे हैं? हाँ, अब कहेंगे कि लेकिन एक सामान्य स्थिति में बताएं, एक नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये है कि उनके साथ भाषा के साथ कुछ और चीज़ें जुड़ गई है, उनके साथ भाषा के साथ टेक्नोलॉजी जुड़ गई है और उनके साथ भाषा के साथ एक इमोटिकॉन्स वाला एंगल जुड़ गया है जिसमें बहुत वाक्य ना लिखना पड़े, 1-2 इमोजी से काम चल जाए। तो एक स्थिति ये बनती है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि जेनजी के पास वो नैरेटिव जो है लॉन्ग एनालिटिकल, वो चीज़ की थोड़ी मैं कमी देखता हूँ। वो कंसिस्टेंसी, एक चीज़ पर लगातार एक ढंग से लिखने और बोलने का, और मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारा पूरा माहौल थोड़ा कैजुअल, थोड़ा चलता है वाले तरफ जा रहा है। हाँ, कि चलता है, काम हो जाएगा, समझ में आ गया, बिग डील, नो बिग डील। बट आई थिंक इट्स वर्किंग फॉर देम बिकॉज इफ यू लुक एट हाउ सोशल मीडिया हैज ब्लोन अप, तो I also belong to an older generation of people. वो तो रेडियो में आके थोड़ा सा भाषा को इतना फ्लिपेंट हमने बना लिया था। बट आई रिमेंबर जब मैं लिखा करती थी, जैसे कोई ऐसे लिखना है, कुछ और लिखना है, तो भाषा पर इतना ध्यान होता था कि अगर इंग्लिश में है तो अच्छी इंग्लिश हो, हिंदी में है तो अच्छी हिंदी हो। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ नहीं है। इज इट गुड और इज इट बैड? बिकॉज इट्स वर्किंग फॉर देम समहाउ। गुड और बैड पर बात करने के पहले एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अभी का जो पूरा दौर है ना, उसमें
कोई सिखाने लग जाए या कोई गार्जियनशिप वाले मोड में आ जाए, हाँ। उससे छिटक जाते हैं लोग। छिटक। हर वो दूसरी चीज पसंद आती है जिसमें उनके ईगो को, उनके सेल्फ को किसी तरह के चैलेंज आप ना करें। वाई डीजे इज बिकमिंग सो पॉपुलर। डीजे जैसे डांस फ्लोर पर हम जाते हैं वो हमें कॉन्फिडेंस से भर देता है। उसकी जो लाइट है और इसकी जो बीट है वो हमें कॉन्फिडेंस दे देती है कि आपको डांस करना नहीं आता, खड़े रहो, तब भी दुनिया को दिखेगा कि आप डांस कर रहे हो। तो जब डांस में डीजे फ्लोर में आ गया तो हम दूसरे तीसरे चौथी चीज हर सर्किट में वो चीज खोजते हैं। हम भाषा भी ऐसी सोच रहे हैं कि हम बस खड़े रहें और हमारे एक्सप्रेशन या हम जो कहना चाहते हैं वो चीजें आ जाए। तो इसलिए अच्छा इस सेंस में है कि वो आपको बहुत एम्पावर कर दे रहा है। डीजे अच्छा इस सेंस में है कि हमें डांस के लिए रोज रियाज नहीं करना पड़ रहा है, कोई उस्ताद हमें डांट नहीं लगा रहा है, रोज सुबह उठ के नहीं जाना पड़ रहा है। तो ये एक तरह से एम्पावर्ड है विदाउट मेकिंग सो मच एफर्ट। बुरा इस सेंस में है कि हमारे भीतर एक बहुत ऑर्गेनिक तरीके से, एक स्वाभाविक ढंग से सीखने समझने की जो प्रवृत्ति, जो मिजाज है वो खत्म हो रहा है, जा रहा है। और अब तो एक चीज़ और, हर दूसरी बात में एआई हम ले आते हैं। लेकिन सवाल ये कि आप जो, वही बात है कि भाषा का सवाल हो या किसी दूसरी तीसरी चीज़ का सीखने का, कि हम उससे करना क्या चाह रहे हैं। मैं पूरी बातचीत में यही कह रहा हूँ कि भाषा लिखने या बोलने में, मैंने बरतने में हम प्लेजर वाला एलिमेंट खोज पा रहे हैं कि नहीं। वो जो हाथ से लिखने का या टाइप करके ही 4 पंक्ति अपने से लिखने का और इधर ग्रुप या चैट जीपीटी से उठा के कॉपी पेस्ट करने का, दोनों में अंतर तो है। It cannot be the same. So it brings us to our premise. हम कह रहे हैं ना कि we tune into the past to broadcast into the future, and because आपका इतना close का रिश्ता रहा है रेडियो के साथ, so tell me विनीत, हमारा premise ये कहता है कि भाई आज जो कुछ भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत तो रेडियो से ही हुई है, ऑडियो से हुई है। तो सवाल ये है ही नहीं कि रेडियो कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। आपको क्या लगता है कि हम सच के कितना नज़दीक हैं या सच के कितना दूर हैं, और ये जानना क्यों ज़रूरी है आज? पहली बात तो ये कि कोई भी माध्यम, मौजूदा माध्यम है, अपने पुराने माध्यम का ही एक विकसित इम्प्रोवाइज्ड वर्जन होता है। इसलिए अगर किसी को लगता है कि आज का दौर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का है, रेडियो चूक गया है, टेलीविज़न पुराना पड़ गया है, सिनेमा कौन देखता है, तो ये एक समझदारी की कमी मेरे हिसाब से है। क्योंकि कोई नया माध्यम आता है तो पहले के पूरे माध्यमों को किसी न किसी तरह से असेंबल कर देता है। मेरे टाइमलाइन 1 मिनट के लिए रेडियो होता है, दूसरे मिनट के लिए अखबार हो जाता है, फिर अगर मैं क्लिप्स लगाता हूं तो वो विजुअल मीडियम हो जाता है। तो इसलिए एक मीडियम, एक डिवाइस के तौर पर तो रेडियो हमारे बीच दिखाई नहीं देता, लेकिन एक मीडियम के तौर पर वो है, और मजबूती से। इसलिए मजबूती से है क्योंकि ऑडियो फॉर्मेट इतने सारे विजुअल मीडियम होने के बावजूद, 4-4 घंटे यूट्यूब पर इंटरव्यू आ जाने के बावजूद, जिस शख्सियत का इंटरव्यू कर रहे हैं उसकी तस्वीर है, वीडियो है, क्यों लोग सुन रहे हैं? क्यों लोग स्पॉटिफाई पर और क्यों अमेजोन पर सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं? इसका मतलब है कि हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट जो है सुनने का, वो बचा हुआ है। हम सुनना चाहते हैं, और जब हम सुनना चाहते हैं तो सुनना हमेशा शेयरिंग होता है। सुनना एक अपने आप में ऐसा प्रोसेस है जिसमें शेयरिंग ज़रूरी है। जब मैं आपको सुन रहा होता हूँ और आप जब कुछ कह रही होती हैं, उसके साथ साथ मेरे दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें विजुअलाइज मैं करता हूँ। आप जब कह रहे हो अरहर की दाल, तो मैं उसके साथ माँ को भी याद कर रहा हूँ। मैं वो प्रेशर कुकर भी याद कर रहा हूँ, मैं वो चूल्हा भी याद कर रहा हूँ जो हमारी ज़िंदगी से गायब हो गया। तो ये सुविधा सुनने की होती है। सुनना हमेशा 100% वन वे ट्रैफिक नहीं होता है। और इसलिए आप जो बात कर रही हैं कि रेडियो से ही आया है, आया नहीं, आया ही है, और यही चलेगा, क्योंकि हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट बदलने नहीं जा रहा है। करेक्ट। आई लव दिस लिसनिंग एनालॉजी जो आपने बताई है, बिकॉज हम लोग भी जब हमने रेडियो शुरू किया था तो हम कहते हैं रेडियो इज थिएटर ऑफ द माइंड, इजंट इट? और ये लोगों को लगता है कि लिमिटेड मीडियम है कि आप सिर्फ सुन रहे हैं, बट हमें लगता है आप उसे कितना एम्पलीफाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि हम आपस की बातचीत में जब किसी की पर्सनैलिटी को बहुत सकारात्मक ढंग से बताना चाहते हैं तो कहते हैं ही और शी इज अ गुड लिसनर एज वेल। एग्जैक्टली। यानी हम क्वालिटी एक इंसान की आज के दौर में देख रहे हैं कि वो लिसनर है या नहीं। आज से 25 साल 30 साल पर अच्छा वक्ता है, ही और शी इज अ गुड ऑरेटर। अब ऑरेटर पर बात नहीं हो रही है, अब लिसनर पर बात हो रही है, क्योंकि बोला बहुत जा रहा है, सुना कम जा रहा है। हर दूसरा आदमी बोल रहा है, मतलब उसने कान को भी बोलने के दाव पे लगा दिया है। I love the way you use तो इसलिए कान की तलाश लोगों को ज्यादा है।
वंडरफुल। तो अच्छा, आप पढ़ाते भी हैं, आप मीडिया पढ़ाते हैं अम्बेडकर कॉलेज में, राइट? मीडिया और हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ। मीडिया और हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं। अगर आपको एक नया सब्जेक्ट ऐड करना हो, जो सब्जेक्ट कहीं किसी करिकुलम में नहीं है, बिल्कुल, जर्नलिज्म और मीडिया में, और रेगुलर करिकुलम से अलग, तो वो सब्जेक्ट क्या होगा और क्यों होगा? अब ये बोलूँगा तो आप हंस देंगे, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि खाना बनाना जो है मीडिया और जर्नलिज्म विदाउट मेकिंग जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस आना चाहिए। मैं सेल्फ केयर को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, और उस सेल्फ केयर में छोटी छोटी वो चीज़ें, वो काम जिससे कि हम किसी दूसरे प्रोफेशन का हिस्सा मान लेते हैं। जूते में पॉलिश करना, घर में झाड़ू देना, डस्टिंग करना, आलू काटना, प्याज छीलना, ये बहुत ज़्यादा लोग गर्व से बताते हैं कि ये काम हमारा ये कर देता है। अब तो एजेंसी का नाम लेते हैं, वो बाकायदा एजेंसी का नाम लेते हैं। और सिमरन, जब मैं उनको सुनता हूँ तो ऐसा नहीं कि 5-10 हज़ार रुपये देकर ये काम हम खुद किसी से नहीं करवा सकते, लेकिन इससे ये पता चलता है। और मैं कुछ भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों में और शहरों में गया हूँ, और मैंने देखा है कि जो जितना बड़ा प्रोफेसर या शख्सियत है, वो उतना ज़्यादा घरेलू काम करता है। तो आपने जिस कोर्स को इंट्रोड्यूस करने की बात की ना, तो उस पेपर का नाम ही रखना चाहता हूँ, घरेलू काम। वाह! जिसमें हमारी शर्ट के 2 बटन निकल गए हैं, मुझे बटन लगाना आना चाहिए, मुझे जूते कम से कम उसकी पॉलिश करने आनी चाहिए, मुझे टॉवल अपना साफ़ करना आना चाहिए, बेड लगाना आना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये कोर्स से कितना होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तो हर चीज़ कोर्स में आ गया, लेकिन स्वाभाविक ढंग से ये चीज़ आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। एंड यू नो, व्हेन यू वर टेलिंग मी दिस विनीत, आई जस्ट रिमेंबर्ड यूरोप के बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में पार्क्स में एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है। आपको पता है क्या है? अच्छा। वहाँ पर एक छोटी सिलाई बुनाई की दुकान होगी, वहाँ पर आपको फेविकॉल मिल जाएगा, बर्तन ठीक करने का सामान मिल जाएगा, टूल्स अवेलेबल हैं। तो आप जब वॉक के लिए निकल रहे हैं, वही जैसे आपने कहा ना कि मेरा बटन टूट गया है, हो सकता है मेरे घर में वो सुई धागा ना हो, तो उस पार्क में ना एक छोटी सी दुकान होगी जहाँ वो सुई धागा रखा है। आप जाइए, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू शर्ट और यूटेंसिल्स और ऑब्जेक्ट, व्हाई डोंट यू वर्क ऑन द सेम, रिपेयर ऑन द सेम। और कितना दिलचस्प है, बल्कि एक तरह की आयरनी भी है। एक तरफ हमारे पास DIY के किट मिल रहे हैं, करेक्ट, हर चीज़ के DIY किट हैं ऑनलाइन, और दूसरी तरफ हम अपने हर दूसरे काम में किस कंपनी से किया वो बता रहे हैं। This is anyways echoing everywhere. Everyone is coming back to this only. और फिर मैं इसे रेडियो से कनेक्ट इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में करता हूँ कि सिमरन, जब भी रेडियो आप मेरे सामने बोलेंगे, मुझे अपने शहर के दर्जी का ध्यान आएगा, सिलाई मशीन मरम्मत करने वाले का ध्यान आएगा, जूते मरम्मत करने वाले का ध्यान आएगा, सवारी के इंतज़ार में टेम्पू ऑटो वाले का ध्यान आएगा। रेडियो के साथ कामगार हर हाल में जुड़ा हुआ है। वो दर्जनों मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले देर शाम से आती हुई आवाज़ का ध्यान आएगा। क्योंकि रेडियो ने आपको इस बात की सुविधा दी थी कि आप कंपनी चाहते हो, डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हो, हम हैं। करेक्ट, करेक्ट। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह। Exactly. वो बैठे हुए, आई कैन जस्ट बी व्हाटएवर आई एम। सो दैट्स बीन अमेजिंग विनीत। तो हम ये चाहेंगे कि हम एक आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मोर इम्पैक्टफुल कमेंट्री प्लेटफॉर्म क्या है, NDTV इंडिया या राज्यसभा टीवी? राज्यसभा टीवी, क्योंकि राज्यसभा टीवी बहुत नरेटिव फॉर्म में बहुत ज़्यादा इत्मीनान से हम बात कर पाते थे, और दूसरा कि मैं जिस राज्यसभा पे जिस टॉपिक पे जाता था वो सिर्फ मीडिया होता था, बहुत एकेडमिक, थोड़ा एलिबरेटिव, थोड़ा एनालिटिकल, तो इसलिए मैं ज़्यादा इत्मीनान से वहाँ अपनी बात रख पाता था। ओके, मोर एक्साइटिंग ऑफ दीज टू क्या है, आपका रोल एज अ टीचर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी और योर एक्सपीरियंस एट TV टुडे नेटवर्क? एक्साइटिंग ऑब्वियसली टीचिंग, इसलिए क्योंकि TV टुडे नेटवर्क में मैंने इंटर्नशिप की बहुत थोड़े दिन के लिए, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तब जब मैंने 8-10 साल वहाँ पढ़ाई की है, और मेरा पढ़ाने का उत्साह और रोज़ कॉलेज जाने का उत्साह अभी भी वैसे ही बना हुआ है। स्टिल आई फील आई एम ए स्टूडेंट। Wonderful, wonderful. Okay, another question. रवीश कुमार की अर्नब गोस्वामी? Obviously 100% रवीश कुमार। इतना ऑब्वियसली क्यों? इसलिए क्योंकि अर्नब को मैं जानता हूँ, ही इज़ माई सुपर सीनियर। मुझे वो व्यक्ति, अच्छा बुरा से बहस से, मुझे वो व्यक्ति अच्छा लगता है जिसमें कंसिस्टेंसी हो। Okay. मैंने पहली बार रवीश कुमार को जैसे सुना,
जैसे देखा आज भी वो वैसा ही है। अर्नब को जितना मैं एक तरह से फ़ैन की तरह सुना एनडीटीवी पर, और जैसा उनको देखा, सुना, समझा, धीरे धीरे वो बदल गए। और मुझे लगता है अब अर्नब वो खुद अर्नब नहीं है जो अर्नब वो खुद थे, जहां से शुरू हुए थे। एग्जैक्टली, इसलिए करेक्ट। इसके ऊपर एक और एपिसोड हो सकता है। अर्नब अर्नब क्यों नहीं रहे। इसेंशियल फॉर पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग सक्सेस क्या है? परसुएसिव बॉडी लैंग्वेज या फिर अ लार्ज ब्रॉडकास्ट बजट? परसुएसिव बॉडी लैंग्वेज। अब ब्रॉडकास्ट को आपने पीछे छोड़ दिया। ब्रॉडकास्ट तो ज़रूरी है, हाँ। बजट भी ज़रूरी है, लेकिन हम लोग एक बात करते हैं ऑर्गेनिक कम्युनिकेशन, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरा ये कि माउथ पब्लिसिटी। ओके। तो ये जो पहली चीज़ अगर बेहतर और दुरुस्त है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, अचानक से रातों रात आप लोगों के बीच नहीं पहुंचोगे, लेकिन जो धीरे धीरे पहुंचोगे बहुत सस्टेनेबल होगा। ओके। रेडियो जॉकी या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर? रेडियो जॉकी। इसका आंसर तो हमें पता है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा सुनना चाहूंगी, क्यों? रेडियो जॉकी, जितने भी रेडियो जॉकी को मैंने सुना है, ज़िंदगी को लेकर बहुत पॉजिटिव रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत फोकस होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये कि मुझे आज दिन तक कोई एक रेडियो जॉकी नहीं मिला जो जिस शहर का उस शहर को कोसता हो। हाँ। शहर से मोहब्बत करने वाले ही मुझे रेडियो जॉकी सब दिखे सारे प्लेटफॉर्म पर। ओके। अब क्योंकि आपने किचन की इतनी बात की है तो ये सवाल पूछना बनता है, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल या इंडियन? इंडियन के साथ मैं एक और चीज़ जोड़ूंगा, घरेलू, एवरीडे स्टेपल फूड, रोज का खाना। ओके। तो अच्छा, इसको मैं रीफ्रेज करती हूँ, क्योंकि घर के खाने के प्रति आपका जो फेवरेबल एटीट्यूड है वो तो हमें पता चल गया है, लेकिन अगर आपको बाहर जाकर खाना होगा तो चाइनीज़ होगा, कॉन्टिनेंटल होगा, इटालियन होगा, घर में नहीं खा सकते आप? अब कहने को तो मैं चाइनीज़ ही कहूँगा। हमारा वाला चाइनीज, पंजाबी चाइनीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वंडरफुल दैट इट हैज़ बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू विनीत। लेकिन जाने से पहले जो हमारे बहुत सारे यंग जेन जी दोस्त हमारा ये शो देख रहे हैं, हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और नेचुरली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ एडवाइस जो उन्हें देना चाहेंगे? सिमरन, जब हम घर से विदा लेते थे या नानी घर से विदा लेते थे, मेरी नानी या मेरी माँ सिर्फ 2 शब्द बोलती थी, खुश रहो। मुझे लगता था ये कितनी मामूली चीज़ है और कुछ नहीं बोलती है। मुझे तो फ्रेज में सुनने की, पैसेज में सुनने की आदत थी। मैं जेनजी से यही कहूँगा, खुश रहो। तुम्हारे दौर और मेरे दौर में अंतर ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे, उसका अवसर नहीं था, एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बड़ी उसमें फजीहत थी, मुश्किलें थी। आज आप जिस दौर में जो करना चाहोगे आप कर सकते हो, उसकी दुनिया है, उसको सुनने समझने वाले लोग हैं, लेकिन खुश रहो। क्योंकि जेनजी को मैं देखता हूँ, और ये चीज़ मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कि साइकोलॉजिकली, मेंटली वो हमारी तरह बिंदास नहीं है। कई बार देखकर अफसोस भी होता है। तो खुश रहना चाहिए, और चीज़ें सब आ जाती है, देर सवेर चीज़ें आ जाती है। चीज़ों के पीछे भागने से अगर मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है तो मुझे लगता है भागना छोड़कर ठहर जाना चाहिए। What a beautiful thought. It's beautiful. Thank you so much for sharing that with us, Vineet. अगले एपिसोड में हम एक और अपने अजीज़ दोस्त को लेकर आएंगे, आपसे मिलवाएंगे, कुछ और दिल छू लेने वाली बातें करेंगे ऑफ एयर ओरिजिनल्स में। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग विद अस।